पता है कि हमारे पास एक सर्वर है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है WHM यानी कि वेब होस्ट मैनेजर, और उसके नीचे वाला जो व्यू है वो कौन सा होता है, वो सी पैनल का व्यू होता है। ठीक है। जो हमने लेक्चर लिया किया था हमने किसके ऊपर, जब मैंने आपको होस्टिंग और डोमेन के बारे में बताया था, तब मैंने होस्टिंग के साथ आपको ये बात एक्सप्लेन की थी कि सी पैनल आखिर होती क्या चीज़ है। ठीक है। हमने क्या बात की थी हमने ये कहा कि सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, सर्वर आ जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी कोई मशीन है, जिसके अंदर क्या है, जो सारी चीज़ों को मैनेज कर रही है, हब है जहाँ पे चीज़ें स्टोर है। अब उसके डिवीजन के लिए हमारे पास आ जाता है WHM। ठीक है। अब किसी पर्सन ने क्या किया, पूरा एक सर्वर सेटअप किया, उसके बाद उसके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसकी मदद से उसने उसके डिवीजन की कि किसे कितना व्यू जाना चाहिए, किसे क्या जाना चाहिए। वो था वेब होस्ट मैनेजर, जो कि होस्टिंग प्रोवाइडर जो होता है ना, वो इस व्यू पे काम कर रहा होता है। यानी कि अगर मैं एक सर्वर सेटअप कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मैं होस्टिंग बेचने लग जाता हूँ, आप सबको आपको कहता हूँ मेरे से होस्टिंग परचेज कर लिया करें, तो क्या होगा उससे, उससे ये होगा कि अब मैं WHM पे काम कर रहा हूँ और मैं आपको उस व्यू से होस्टिंग वगैरह जो है वो अलॉट करता जाऊंगा कि चलें नवीद ने जो है इतना एरिया परचेज किया है, इतनी ये वाला पैकेज परचेज किया, तो मैंने ये चीज़ एलोकेशन कर देता हूँ। ठीक है, नजमा ने ये इतना एरिया किया तो मैं उन्हें एलोकेशन कर देता हूँ। अब वेब होस्ट मैनेजर से भी नीचे हमारे पास कुछ व्यू होते हैं, ये हमारा काम नहीं होता, ये वाला व्यू होता है होस्टिंग प्रोवाइडर्स का। हमें ये व्यू जो है वो नहीं पता होता कि कैसा है, क्या होता है यहाँ पे। ठीक है। और उसके नीचे हमारे पास क्या आ जाते हैं, उसके नीचे हमारे पास आ जाते हैं सी पैनल। सी पैनल मतलब कंट्रोल पैनल कह लें उसे, जिससे आप अपना जो एरिया है उसे कंट्रोल करते हो। जो भी आपकी फाइल्स होती हैं, जो भी आपकी डेटाबेस होती है, जो भी आपकी ईमेल्स होती हैं, वो सारी कहाँ पे लैंड कर रही होती हैं, सी पैनल के ऊपर। और जब हमने किसी के लिए लाइव काम करना है तो हमने किस पे काम करना होता है, हमने भी उससे सी पैनल की एक्सेस लेनी होती है। अगर उसके पास वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड नहीं है तो हमने उससे सी पैनल की एक्सेस लेनी है, उसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है, और उसके बाद हमने क्या करना है, काम करना शुरू कर देना है। अगर कल को कोई इशू आता है, ट्रबल शूटिंग करनी पड़ जाती है, तब भी हमें सी पैनल में जाना पड़ता है। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, ये एक पूरा सेटअप होता है। मैं आपको पहले ये बात काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं सी पैनल। अब बेसिकली ये छोटा सा पोर्शन आपको जो मिल रहा होता है ना, सी पैनल उसे मैनेज करवाता है। सी पैनल क्या चीज़ है, उसे मैनेज करवाता है, एक सॉफ्टवेयर है। क्योंकि जो सर्वर होता है वो तो लिनक्स में है। अब जो लिनक्स है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ होता है ना, उसके बाद हमारे पास मैक ओएस होता है, और उसके बाद लिनक्स होता है। लिनक्स जो होता है वो यूजली कमांड लाइन इंटरफेस पे वर्क कर रहा होता है, सिक्योरिटी उसकी ज़्यादा होती है, ऐप वगैरह चीज़ें वहाँ पे भी चल जाती हैं, बट ये है कि वो ज़्यादा सिक्योर होता है। तो हमारे सर्वर वगैरह जो हैं वो उसमें रिटर्न होते हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे डील कर रहे होते हैं। बट हमारे पास जो सी पैनल पे यहाँ पे हमें व्यू मिल रहा होता है वो GUI मिल रहा होता है, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है। तो अब हमें पता लग गया सी पैनल हमारी, अगर हमने किसी के साथ काम करना है, किसी क्लाइंट के साथ, तो हमारी जो अप्रोच है वो सिर्फ यहाँ तक है बस। इससे ऊपर हमने ना कुछ पूछना है, ना कुछ मांगना है, ना कुछ होता है हमारे लिए। हमारे लिए सिर्फ एक उस सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सी पैनल, जिससे हमने क्या कर लेना है, उसकी चीज़ों को सेटल करवा देना है। ठीक है।
अब मैं गूगल पे आता हूँ, मैं लिख लेता हूँ सी पैनल। सी पैनल इज अ वेब होस्टिंग कंट्रोल पैनल सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय सी पैनल एलएलसी। इस कंपनी का नाम भी क्या है? सी पैनल एलएलसी, यानी कि ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है, उसका नाम भी वही है और उनकी प्रोडक्ट का नाम भी वही है। ठीक है। अब जैसे एक कंपनी है फेसबुक, उनकी प्रोडक्ट का नाम भी फेसबुक है। ठीक है। बट आप ऐसा कह सकते हो कि हमारे पास थीम फ्यूजन है, बट उनकी प्रोडक्ट का नाम क्या है? अवाडा। आप प्रोडक्ट का नाम डिफरेंट भी रखवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सी पैनल क्या है? इट प्रोवाइड्स ग्राफिकल, वही बात जो अभी मैंने आपको बताई, इट प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड ऑटोमेशन टूल डिजाइन टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ होस्टिंग अ वेबसाइट। कि इसने इंटरफेस को ज़रा आसान कर दिया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया, ताकि सब लोग जो हैं वो आसानी से इसे क्या कर सकें, मैनेज कर सकें, ताकि मुश्किल ना आए, ज़्यादा समझने में चीज़ें क्या रहें, आसान रहें। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये सी पैनल जो कंपनी है, WHM की सर्विसेज भी यही प्रोवाइड करते हैं, सी पैनल की भी सर्विसेज यही प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो सी पैनल है ना, ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। जैसे डेल का आप लैपटॉप ले लें, उसे भी मैनेज कौन कर रहा है? विंडोज़। HP का लैपटॉप ले लें, उसे भी मैनेज कौन कर रहा है? विंडोज़। लिनोवो का लैपटॉप ले लें, उसे भी विंडोज़ मैनेज कर रहा है। ठीक है। हाँ, अब अगर आप एप्पल का लैपटॉप लेंगे तो उसे विंडोज़ मैनेज नहीं कर रहा। बट आप HP में चले जाएं, तो शिबा में चले जाएं, एसर में चले जाएं, डेल में चले जाएं, कितने ज़्यादा आपके पास ब्रांड्स आ जाते हैं, उन सबको कौन मैनेज कर रहा है? विंडोज़। इसी तरह काफ़ी जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, उनकी होस्टिंग को कौन मैनेज कर रहा है? सी पैनल मैनेज कर रहा है। उन्होंने क्या किया हुआ है? उन्होंने इसका ऑपरेटिंग सिस्टम लिया हुआ है। इसे अपने आसान अल्फाज के लिए कह लें कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंट्रोल पैनल है ना, तो उन्होंने ये वाला लिया हुआ है जो कि ऑपरेट करवाता है। यानी कि इस बात का क्या मकसद है कि आप गो डैडी की होस्टिंग ले लें, अंदर जाएंगे, सी पैनल का व्यू सेम होगा। क्यों? क्योंकि बेशक सर्वर गो डैडी ने अपना लगाया हुआ है, पर उसे जो सॉफ्टवेयर ऊपर मैनेज कर रहा है वो सी पैनल ही है। बेशक आप नेम चीप की ले लें, सी पैनल, ब्लू होस्ट की ले लें, सी पैनल, कोई भी होस्टिंग कंपनी का आप ले लें, उसी तरह से जैसे डेल का लैपटॉप ले लें तो आपको नया नहीं लगेगा चलाने में। आप कहेंगे ये तो मेरा पुराना जो HP वाला लैपटॉप था वो भी विंडो पे था, ये भी था, तो मेरा सेम व्यू है। क्योंकि विंडो का व्यू तो नहीं ना चेंज हो रहा, जो सॉफ्टवेयर उसके ऊपर रन कर रहा है उसका व्यू तो चेंज नहीं ना हो रहा। इसी तरह ये जो सी पैनल है वो भी इसी तरह से डील करता है कि एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, तो क्या होता है कि उसका व्यू भी सेम रहेगा, बेशक कंपनी कोई डिफरेंट हो जाए। ठीक है। तो ये चीज़ आपने जो है ना वो याद रखनी है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, अब क्या होता है, देखिए जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स है ना, अक्सर आप लोगों को जो क्लाइंट्स मिलेंगे ना वो थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करेंगे। मैं आपको बताता हूँ। देखें, एक आपके पास होता है जो होस्टिंग प्रोवाइडर है ना, एक आपके पास उसका अकाउंट होगा, यानी कि आपका डैशबोर्ड होगा वगैरह वगैरह। अक्सर लोग इस चीज़ को सी पैनल के साथ कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई होस्टिंग प्रोवाइडर का जो अकाउंट है ना वही सी पैनल है, वो सी पैनल नहीं होता। अब देखिए, नेम चीप है, नेम चीप में आपने साइन इन किया, बल्कि साइन इन नहीं किया, आपने क्या किया, आप कुछ परचेज करने गए, होस्टिंग परचेज की,
होस्टिंग परचेज करते करते उसने आपसे कहा अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन डालो, आपने बिलिंग इन्फॉर्मेशन पे की, सारा कुछ आपका, उन्होंने ईमेल वगैरह मांगी, आपका पासवर्ड मांग के आपका अकाउंट भी साथ ही क्रिएट कर दिया और आपको होस्टिंग भी दे दी। वो होस्टिंग का अकाउंट है आपका नेम चीप का, वहां पे अगर आप नेम चीप से डोमेन लोगे वो भी वहीं पे नजर आएगी, होस्टिंग है वो भी, उसका भी व्यू वही होगा। और उसके साथ हमारे पास डोमेन होनी भी ज़रूरी है कि भाई कोई डोमेन है जो कि उस पार्टिकुलर जगह पे जो है वो हमने पार करवाई हुई है। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर आप अगर कंफ्यूज ना करो तो क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है। क्लाइंट से आपको सी पैनल वो आपको दे देता है होस्टिंग प्रोवाइडर का जो अकाउंट, यानी कि जहाँ जब उसने खरीदी होती है तो जो उसने लॉगिन मिला होता है वो दे देता है, क्योंकि वो सी पैनल से इतने अच्छे तरीके से फेमिलियर नहीं होता। अगर वो आपको ये भी दे देता है, इससे भी हम रीडायरेक्ट करके सी पैनल की तरफ जा सकते हैं। क्या कर सकता है, अगर मुझे होस्टिंग प्रोवाइडर है इनके नेम चीप का अकाउंट है वही दे देता है उसका लॉगिन डिटेल्स, तो मैं इधर से भी रीडायरेक्ट करके सी पैनल की तरफ जा सकता हूँ, प्लस मैं डायरेक्टली सी पैनल की तरफ भी जा सकता हूँ। और होस्टिंग प्रोवाइडर का जो अकाउंट होगा, एक होस्टिंग प्रोवाइडर अकाउंट है और एक सी पैनल है, इन दोनों के जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये वाला होस्टिंग प्रोवाइडर है, जैसे होस्टिंग प्रोवाइडर्स में कौन कौन आ जाता है, नेम चीप आ गया, उसके अलावा गोडैडी आ गया, ब्लू होस्ट आ गया, ये सारे के सारे क्या हैं, होस्टिंग प्रोवाइडर्स। इनकी वेबसाइट पे भी तो आपका एक अकाउंट बनना है ना, वो अकाउंट अक्सर आपको वो गलती से दे देता है। सी पैनल डिफरेंट है, ये चीज़ डिफरेंट है, बट आप इस अकाउंट पे आके आपके पास बटन होता है सी पैनल का जो आपको रीडायरेक्ट करके यहाँ पे ले आता है। पर अगर आप इस पार्ट को स्किप करना चाहते हो, आप कहते हो मुझे होस्टिंग प्रोवाइडर पे नहीं जाना, तो आप डायरेक्टली सी पैनल का जो है एक्सेस वो भी ले सकते हो। तो अगर आपको क्लाइंट जो है वो दे देता है कोई इस तरह की डिटेल्स, तो थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करना है कि ये नहीं कहना कि भाई ये सी पैनल की है ही नहीं है इस तरह से। अगर वो आपको गलती से ये दे देता है, क्योंकि अक्सर उन्हें नहीं पता होता इसका डिफरेंस, आप उसे कहो, कहते हो सी पैनल के लॉगिन डिटेल्स दे दो, और वो आपको अपने होस्टिंग प्रोवाइडर अकाउंट की डिटेल्स दे देता है, तो कोई बात नहीं, होस्टिंग प्रोवाइडर में लॉगिन करें और वहाँ से रीडायरेक्ट करके सी पैनल पे चले जाएं। पर देखें, जब यहाँ पे इतने आपके साथ उसने लॉगिन पासवर्ड शेयर कर दिया, मतलब उसने अपना पूरा अकाउंट ही आपके हाथ में रख दिया, सी पैनल दे दिया है, उसके अलावा अपना होस्टिंग अकाउंट दे दिया। यहाँ पे सारी आ जाती है ऑनेस्टी, कि आप कितने ऑनेस्ट रहते हैं, चीज़ों को ख़राब तो नहीं करते, या आपके जो इंटेंशंस हैं वो कितनी प्योर हैं और ठीक है। ठीक है, तो इस सिनेरियो में हमने कोई भी चीज़ जो है वो ख़राब नहीं करनी और जानबूझ के इस तरह का कोई काम नहीं करना जो अगले के लिए हार्म हो। ठीक है, अच्छा, अब ये बात तो हमें समझ आ चुकी है। अब सी पैनल में लॉगिन कैसे किया जा सकता है। सी पैनल में लॉगिन करने के लिए कोई भी डोमेन है, जैसे कि मैं कह लेता हूँ सैयद हमजा ताहिर, इसके आगे स्लैश डालें, सी पैनल लिख दें, एंटर कर दें। क्या होता है कि हमारे पास ये सी पैनल है, अब ये देखें सी पैनल इज कनेक्टिंग, ये ऑटोमेटिकली मुझे रीडायरेक्ट करके ले जाएगा सी पैनल। ये देखें सी पैनल वो कह रहा है यूजर नेम और पासवर्ड पुट करो। अगर आपको ये तरीका ठीक नहीं लगता तो वेबसाइट लिखें, आगे कॉलन डाल दें, कॉलन 2083 डाल दें, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाओ। ये लिखने से एक डायरेक्टली आप कहाँ पे आ जाते हो, यहाँ पे। अब ये जो 2083 है ना, ये इसका पोर्ट नंबर है आपका, कई लोगों का 2082 पे ओपन हो जाता है सी पैनल, कई का 2083 पे हो जाता है। ठीक है, आपने क्या करना है, आगे डालना है कॉलन और उसके बाद लिख देना है 2083। ये देखिए, अब अगर मुझे इसका आईडी पासवर्ड पता है, मैं ये लॉगिन करके, और ये अब ये सी पैनल है, वो कहता है वेलकम टू नेम चीप। अब मेरी जो डोमेन है वो नेम चीप की होस्टिंग पे है, बट यहाँ पे अगर मैं लॉगिन करूँगा, मैं नेम चीप वाले अकाउंट में नहीं जाऊँगा, मैं अपने सी पैनल वाले अकाउंट में डायरेक्टली चला जाऊँगा। ठीक है,
ये मैं डायरेक्ट आने की कोशिश की है। हाँ, अगर वो मुझे कुछ और दे देता है, गलत डिटेल दे देता है, तो मैं पहले namecheap.com पे जाऊंगा, यहाँ से मैं अकाउंट पे जाऊंगा, क्योंकि देखिए इसका भी तो एक अकाउंट है ना, ये देखिए यूजर नेम, और ये मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम जो मेरा पासवर्ड है वो लिख के मैं साइन इन करूंगा। उसके बाद क्या होगा, मैं नेम चीप के डैशबोर्ड में आ जाऊंगा, ना कि सी पैनल के डैशबोर्ड में, नेम चीप के डैशबोर्ड में आ जाऊंगा। बट मैं इस अकाउंट से भी रीडायरेक्ट करके इस लोकेशन पे जा सकता, इसके अंदर ही आ जाऊंगा। फिर मुझे सी पैनल की लॉगिन देने की डिटेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मुझे डायरेक्टली लॉगिन करके ही व्यू शो करवाएगा। मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास बैच 3 ये है, ये देखें batch3.silvahost.com, कोई सब डोमेन है, एंड पे क्या आ गया 2083, जैसे पहले मैंने सैयद हमजा ताहिर पे आपको ओपन करके दिखाया। इस पे मैं आके लॉगिन कर लेता हूँ। अब लॉगिन करते ही मेरे पास एक व्यू आने लग गया, ये मेरा सी पैनल का व्यू है। यहाँ से जब मैं लॉगिन करूंगा तो मुझे डायरेक्ट सी पैनल का व्यू नहीं मिलेगा, मुझे नेम चीप डैशबोर्ड का व्यू मिलेगा। उधर से मैं अपनी प्राइमरी डोमेन के नीचे मेरे पास बटन नज़र आ रहा होगा। अब ये वाला जो अकाउंट है ना, ये हर का अलग अलग होगा, क्योंकि ये तो होस्टिंग प्रोवाइडर अकाउंट है ना, नेम चीप का, गोडैडी का, इनकी शक्ल, इनके डैशबोर्ड की शक्ल हर किसी की अलग अलग होगी। पर जो सी पैनल है ना, जिससे हमारा मेन सरोकार है, ये वाला, वो क्या होगा, वो सबका सेम होगा, ये वाला एरिया। बट ये एरिया सबका अपने अपने अकॉर्डिंगली क्या अपने अपने अकॉर्डिंगली जो है ना वो डिफरेंट होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको लॉगिन नहीं ये करके दिखा रहा, बट आपका अगर नेम चीप से अगर आपने होस्टिंग वगैरह बाय की है तो आपका यहाँ पे ये वाला अकाउंट मौजूद होगा। ठीक है, इसी तरह से किसी के भी आपने आके उसका सी पैनल एक्सेस कर। अब ये वो सारा सीन है, ये वो सी पैनल है जिसका हमने काम कर देखें, batch3.silvahost.com :2083। ठीक है, कॉलन लिख के करें, डायरेक्टली आप किस व्यू पे आ जाएंगे, सी पैनल पे, किसी भी डोमेन पे, जैसे हम वहां पे नहीं करते थे वर्डप्रेस में /wp, वैसे ही ये चीज। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या चीज़ें आ जाती हैं, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है ना व्यू आ जाते हैं। ईमेल का अलग आ जाता है, जेट बैकअप, बिलिंग एंड सपोर्ट, फाइल्स, डेटाबेसेस, डोमेन्स, मैट्रिक्स, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर, एडवांस, प्रेफरेंसेस, सॉफ्टैक्युलस, ऐप इंस्टॉलर वगैरह वगैरह। वो कहता है सी पैनल वर्जन 96। सी पैनल के भी वर्जन वगैरह अपडेट होते रहते हैं, जैसे विंडो नहीं है, ऐसे समझ लीजिए होस्टिंग की विंडो है अपनी आसानी के लिए। इसकी मदद से आप दूसरी एप्लीकेशंस भी जो हैं वो क्या करवा सकते हो, इंस्टॉल करवा सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका व्यू है आपके, अब मेरे पास ये सारा वाइट वाइट है, आपके पास थोड़ा डार्क भी आ सकता है। वो डार्क किस वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने इसका स्टाइल अगर चेंज किया हो। ठीक है, अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, ये इस तरह का व्यू आपके पास भी आ सकता है, और अक्सर पे यही वाला होता है, ये ब्लैक वाला। तो आप अगर वाइट पे हैं तो आप कंफ्यूज हो ना होइएगा, बस वो उसका थीम है ना, बस उसका वो कलर चेंज है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं। अब ये वाली जो चीज़ें हैं ये भी आप ऊपर नीचे मूव करवा सकते हो। तो ये नहीं है कि यहाँ पे शुरू में ईमेल आ रहा है तो किसी और में भी आप अगर शुरू पे जाओ तो ईमेल ही आएगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि स्टार्ट में आपके पास ईमेल ही आ जाएगा। अगर आपको कुछ चीज़ ढूंढनी है तो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो, जैसे डेटाबेस, डोमेन, वर्डप्रेस वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, अब सारी हम पूरा के पूरे हर ऑप्शन कवर अप नहीं करेंगे, जो मेजर मेजर चीज़ें हैं उसका मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा। बट बाकी जो चीज़ें हैं जो ज़्यादा डिटेल अगर आपने पढ़नी होगी तो आपने इनकी डॉक्यूमेंटेशन से जाके
रीड आउट कर लेनी है। जो जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं जैसे फाइल मैनेजर वगैरह है हमारे पास, उसके अलावा ईमेल्स है, डेटाबेस वगैरह है, उसकी हम बात करेंगे, वर्डप्रेस इंस्टॉल की, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वगैरह की। बट ज़्यादा जो ऑप्शंस हैं वो आप लोगों ने क्या कर लेना है, थोड़ा सा रीड आउट कर लेना है इनकी होस्टिंग पे जा, इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाकर। ठीक है, इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सी पैनल डॉक्यूमेंटेशन। ये ले, यहाँ पे आ जाए, ये देखें। अब देखें वो कह रहा है WHM और सी पैनल। हमने WHM से हमारा लेना देना नहीं है, हमने सी पैनल का हमें पता होना चाहिए। या तो अगर आपने बेचनी है ना कल को होस्टिंग, तो फिर आपको WHM का जो आइडिया होना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे वो सारी डेटाबेस, सिक्योरिटी, डोमेन, सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। वही ऑप्शन जो यहाँ पे थे, बट प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे उन चीज़ों की डिटेल आ जाएगी कि अच्छा इसके अंदर क्या चीज़ होती है, इसके अंदर क्या चीज़ होती है। तो कभी भी ये चीज़ जो है ना हमारे लिए इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती। अक्सर लोगों को ये होस्टिंग सी पैनल बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि पता नहीं ये क्या है, किस तरह से होगा। क्योंकि अभी तो ये सी पैनल है ना, अगर आपको कोई एक डोमेन कहीं से यहाँ पे पार करवानी पड़ जाए, आप कहेंगे सर ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम नहीं होता, बस सिर्फ और सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर इंसान की क्लियर है तो फिर वो कर लेता है काम। प्लस इन कामों में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको कोई काम नहीं ना समझ आ रहा, आपको एक टिप ही समझ लें कि आप कल को काम करते हैं, आपको सी पैनल किसी ने दे दिया, कोई ट्रांसफ़र करवाना है, कोई कुछ करवाना है, आपको नहीं समझ आ रहा, आपसे नहीं हो रहा। इसका सबसे आसान सोल्यूशन होता है कि आप क्या करो, पहले तो खुद करने की कोशिश करो, देख लो अगर मिल जाता है। अगर आपने थोड़ा सा ट्राई किया नहीं मिला, आप इनके सपोर्ट को मैसेज कर दो। क्योंकि आपने होस्टिंग फ्री वाली नहीं ली हुई, आपने होस्टिंग, आपके क्लाइंट ने होस्टिंग के पैसे दिए हुए हैं, पे किया हुआ है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आपकी मदद नहीं करें। अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि हमारे पास एक इसी तरह का प्रोजेक्ट था कि उसने जो है होस्टिंग GoDaddy से ली हुई थी और डोमेन उसकी किसी और की थी। अब वो चाह रहा था कि अपनी डोमेन भी ना GoDaddy से रजिस्टर करवाए। अब उसने खैर GoDaddy पे ट्रांसफ़र तो कर ली, बट उस डोमेन के ऊपर ना वो डोमेन पड़ी भी हुई थी, बट डोमेन के ऊपर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अब हमने भी कोशिश की, हमें भी बड़ी एक माइनर सी चीज़ थी, हमें मिल ही नहीं रही थी कि क्या मसला आ गया इसके अंदर। ठीक है, सिंपल हमने क्या किया जी, सपोर्ट को, GoDaddy को मैसेज किया कि भाई ये काम है, नहीं हो रहा। वो आपको सारे स्टेप्स मैनेज बता देते हैं कि यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से ये करो, आपका हो जाएगा। समटाइम्स वो आपके बिहाफ पे चीज़ें खुद ही कर देते हैं। यानी कि आपने मैसेज किया ना, तो कहते हैं कि ठीक है हमें आप 2 मिनट चेक करने दें, हम अभी सॉल्व कर देते हैं। हमारे बिहाफ पे वो चीज़ें खुद ही कर देते हैं। ठीक है, अगर कभी कोई इशू आ रहा हो तो आपने क्या कर लेना है, इनके सपोर्ट से मैसेज करना है, इन्हें बात करनी है। नेम चीप की अगर आपने होस्टिंग ली, या नेम चीप का सपोर्ट बहुत अच्छा है, सारा काम खुद वो कर देते हैं। अक्सर हमें कोई इशू आ जाता है या थोड़ा सा हम डोमेन ऐड करते हैं तो वो थोड़ा टाइम लगाता है ऐड करने में, तो हम उन्हें मैसेज कर देते हैं कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। ठीक है, या SSL लगाया है तो SSL लगने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है या प्रोसेसिंग हो रही है, तो वो फिर आपको गाइड कर देते हैं, या तो आपको बता देते हैं स्टेप बाय स्टेप के यहाँ जाएं यहाँ जाएं, आपको कोई आर्टिकल बता देते हैं, या फिर खुद करके दे देते हैं। तो अगर यहाँ पे आके कभी होस्टिंग वगैरह पे फंस जाएं, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो पहले तो आपको आनी ही चाहिए, आ जाती है एक दफ़ा, जब आप एक की करोगे तो दूसरे की आपको ऑटोमेटिकली आती होगी। बट अगर इन केस कोई सिनेरियो ऐसा हो जाता है, तो होता है हमारे पास इनकी सपोर्ट से बात करनी है, सपोर्ट ने हमें हर चीज़ जो है वो करके दे देनी है या बता देनी है, और हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देनी है। क्योंकि ये हम फ्री तो नहीं है ना, क्योंकि वर्डप्रेस में तो चलो हम फ्री वाला एलिमेंटर यूज़ किया तो हमें मसला आएगा तो खुद ही सॉल्व करना है, एलिमेंटर वाले हमारी मदद नहीं करेंगे। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पेड ली हुई है चीज़, तो वो हमारी मदद करेंगे ही करेंगे।
ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या आ जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये कुछ टैब्स हैं, आप इन्हें ऐसे बंद भी कर सकते हैं। फाइल्स, सबसे पहले हम जो है ना वो जिक्र करते हैं जी फाइल्स का। अब फाइल्स के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है आपके लिए, जिस पे आपको काम करना पड़ जाए, वो होती है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर पे क्या होता है, ये वो एरिया है जहाँ पे आपकी सारी चीज़ें पार्क होती हैं, लैंड होती हैं, मौजूद होती हैं, सारी फाइल्स। ये देखें, पब्लिक अंडरस्कोर HTML, जैसे आपके पास htdocs फोल्डर था ना, यहाँ पे आपके पास जो रूट डायरेक्टरी होगी वो कौन सी होगी, पब्लिक अंडरस्कोर, क्या नाम बताया उसका, जी जाग भी रहे हैं या बस वैसे ही बैठे हुए हैं क्लास में। वो सर साथ साथ नोट कर रहे हैं, तो 1 मिनट दोबारा दिखा दें काइंडली। अच्छा जी, मैं दिखाता हूँ। सर ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही हैं, मतलब कुछ इसमें कंफ्यूजन सी हो रही है कहीं कहीं पे। सी पैनल के अंदर यस सर, इसके अंदर थोड़ी सी ना कंफ्यूजन हो रही है कि मतलब हम लोग अकाउंट जब हम वेब होस्टिंग पे जा रहे हैं सॉफ्टवेयर सेंटर, तो फिर हम लोग कह रहे हैं कि हम उधर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और उस अकाउंट का हमारे सी पैनल के साथ मतलब लिंक है, लेकिन अगर हम उस अकाउंट का पासवर्ड डालते हैं तो हम डायरेक्ट सी पैनल पर नहीं पहुंच सकते। ये चीज़ें थोड़ा कंफ्यूज कर रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि हमें ना ये चीज़ थोड़ा सा कंफ्यूज करती है। मैं आपको एक इसका आसान हल बताता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहला चीज़ है होस्टिंग प्रोवाइडर। डायरेक्ट जो हमारा लिंक होगा ना वो होगा होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ। अगर हम खुद होस्टिंग खरीद रहे हैं तो हमारा क्लाइंट ने खरीदी है ना होस्टिंग, अब उसका एक बिलिंग अकाउंट होता है। वो अकाउंट होता है जहाँ पे उसकी बिलिंग इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है। उसकी नेम चीप के अंदर जो उसका अकाउंट बन रहा है ना, ठीक है। अब आपके डिफरेंट अकाउंट्स हैं, ठीक है, ऐसे समझ लें आपका एक मेजर मैं अगर एक आइडिया सोचता हूँ, मेरा आइडिया ये है, इस तरह से है कि जितने भी जिन लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं ना, उन तक जाने के लिए उन्हें उससे पहले एक अकाउंट जो है वो ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं उसे क्या देता हूँ, ऑल सोशल अकाउंट, या इस तरह का कोई नाम दे देता हूँ। जब आप उस पहले में लॉगिन करते हो ना, तो आगे जाके उसके अंदर जाते हो तो आपके पास फेसबुक, ट्विटर, सबके ऑप्शंस आ जाते हैं। वो क्या कर रहा है, वो एज अ हब काम कर रहा है, जहाँ से वो आपको हर जगह पे एक राउट प्रोवाइड कर रहा है, एक रास्ता प्रोवाइड कर रहा है जहाँ से आप जा सकते हैं। यहाँ पे क्या है, देखें, अब हमने जो होस्टिंग खरीदी है वो हमने खरीदी है नेम चीप से। नेम चीप हमें होस्टिंग के साथ साथ हमें सी पैनल का अकाउंट भी दे देता है कि ये लो, ये तुम्हारा सी पैनल का अकाउंट है। उसकी जो लॉगिन डिटेल्स होती हैं वो अलग हो सकती हैं, और जो आपने नेम चीप का अकाउंट बनाया है उसकी लॉगिन डिटेल्स अलग होती हैं। और यही चीज़ अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती भी है कि भाई होस्टिंग प्रोवाइडर है और सी पैनल है, इन दोनों में क्या फ़र्क हो गया। तो जो नेम चीप का डैशबोर्ड होगा, देखें, जैसे अब वहाँ पे मैं लॉगिन कर रहा था, अगर मैं आपको नेम चीप पे दिखाऊं तो ये वाला जो अकाउंट है ना, ये देखें, ये मैं लॉगिन कर रहा हूँ namecheap.com पे। इसका डैशबोर्ड अलग होगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे मैं डोमेन है और डोमेन के आगे 2083 लिखा हुआ। अब यहाँ पे ये जो अकाउंट है इसका टाइटल कुछ और है, बट अगर मैं इधर चला जाऊं और यहाँ पे मैं कॉलन डाल के 2083 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ये मुझे डायरेक्ट सी पैनल पे लेके जाएगा। बीच में जो नेम चीप आता है ना वो निकल जाएगा, जो कि सेंट्रल हो सकता है, उस पे मुझे नहीं लेके आएगा। नेम चीप की डोमेन पे मुझे नहीं लेके आएगा, मुझे डायरेक्ट सी पैनल पे ले जाएगा, और उसकी लॉगिन डिटेल जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक है।
एक होस्टिंग प्रोवाइडर वाला अकाउंट है और एक सी पैनल का अकाउंट है। दो अकाउंट्स हैं बेसिकली जो कि हमारे पास होते हैं। अगर हमें वो दोनों में से कोई भी दे देना, ये देखिए ये सी पैनल आ गया, यहाँ पे मैंने इंटर योर सी पैनल यूजर नेम, इंटर योर सी पैनल पासवर्ड। मुझे ये नहीं कह रहा कि इंटर योर नेम चीप ये वाला। अगर मैं ये वाला लगा भी लेता हूँ ना वहाँ पे, तो मैं लॉग इन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है इसका डिफरेंट हमने रखा हुआ है, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट यहाँ का डिफरेंट है। बट अगर मुझे वो नहीं याद तो मैं इसी से लॉग इन करके रीडायरेक्ट करके कहाँ पे जा सकता हूँ, सी पैनल पे भी जा सकता हूँ, इजाज़त देता है ये मुझे। क्योंकि सी पैनल मुझे नेम चीप नहीं तो प्रोवाइड किया कि ये लो, ये तुम्हारा सी पैनल है जहाँ से तुमने चीज़ों को मैनेज करना। बस ये आपको पता होना चाहिए कि दोनों डिफरेंट अकाउंट हैं, और अगर आपको वो लॉगिन पासवर्ड दे देता है तो आप उसे दोनों जगह पे लगा के ट्राई कर लो। हम यही कह सकते हैं कि जो हमारे पास नेम चीप है वहाँ पे हमारे पास और भी मतलब जिस तरह सी पैनल, हमारे पास एक सी पैनल तो हमारे पास आ गया। अगर हम नेम चीप के थ्रू चाहें तो डिफरेंट सी पैनल्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सी पैनल पे हैं तो वहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही अकाउंट है। देखिए इसे किसी हद तक ऐसे बात यानी कि कही जा सकती है, बट एक सी पैनल, क्योंकि हमारा मेजर मकसद है डिफरेंट डोमेन्स को हैंडल करना, तो एक सी पैनल के अंदर मल्टीपल डोमेन्स हो सकती हैं। ठीक है, ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है कि भाई सी पैनल एक है, उसके ऊपर मल्टीपल डोमेन्स, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है यहाँ पे डोमेन्स का ऑप्शन है प्रॉपर, ये देखें। और यहाँ पे आके डोमेन्स में आता हूँ तो मैं यहाँ पे एक डोमेन नई क्रिएट कर सकता हूँ। क्रिएट करने से मुराद ये नहीं होगा कि वो डोमेन बन जाएगी, वो डोमेन इस सी पैनल पे आ जाएगी। ये देखें, क्रिएट अ न्यू डोमेन। ठीक है, अब ये आपको कौन प्रोवाइड करेगा, आपका होस्टिंग प्रोवाइडर। अब ये मैंने, मेरे एक स्टूडेंट हैं, उनकी ये जो है ना सिल्वा होस्ट, वो होस्टिंग का काम करते हैं, तो ये बड़ी लिमिटेड वाली सी होस्टिंग है। बस मैंने रात को उन्हें मैसेज किया था कि मुझे एक सी पैनल दे दें, मैंने दिखाना है क्योंकि जो हमारा वाला सी पैनल है वो तो बड़ा रशी है, वो मैं नहीं दिखाना चाह रहा था, तो फिर मैंने उनसे जो है वो ये ले लिया। ठीक है, क्योंकि व्यू दोनों का जो है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, बाकी इसमें इतना ज़्यादा परेशान ना हो, आपके पास चीज़ें जो हैं इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस सिर्फ ये याद रख लें कि होस्टिंग प्रोवाइडर का अकाउंट डिफरेंट हो सकता है और सी पैनल का डिफरेंट हो सकता है। सर अक्सर लोग यूँ करते हैं कि वो नेम चिप से या इनसे वेब होस्टिंग लेके फिर आगे लोगों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे ये वो सिल्वा ये होस्ट होता है ही ना, मैं। देखें अब ये भी क्या किया हुआ है, अगर ये सिल्वा होस्ट है तो इन्होंने भी किसी से छोटा सा डेडिकेटेड सर्वर जो है वो लिया हुआ है, छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। जब ये नेम चीफ वाले हैं ना, नेम चीफ वालों के पास एक सर्वर नहीं है, इनके पास बहुत ज़्यादा सर्वर है। ठीक है, कैसे ज़्यादा सर्वर है, अगर आपने इनसे सर्वर लेना है ना तो ये आपको पूरा सर्वर भी दे सकते हैं, पूरा डेडिकेटेड जो सिर्फ आपके लिए होगा। अब आपको क्या लगता है, जो फेसबुक है उसने किसी से होस्टिंग ली होगी कि मुझे थोड़ी सी होस्टिंग दे दो, मैंने अपनी वेबसाइट चलवानी है। ट्विटर ने किसी नॉट से एट ऑल। होस्टिंग ली होगी, नहीं। इन्होंने अपने बहुत बड़े बड़े सर्वर लगाए हुए हैं जो कि सिर्फ जिस पे होस्ट ही क्या हुई है, सिर्फ फेसबुक, सिर्फ ट्विटर, क्योंकि छोटी वेबसाइट थोड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं। गूगल है, गूगल ने अपने सर्वर्स लगाए हुए हैं। ठीक है, इवन आपके पास जो बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं वो भी अपने डेडिकेटेड सर्वर्स ले लेते हैं। जैसे अगर ये जो हमारे पास क्या कहते हैं, आपका ये जो LMS है, बनता तो ये है कि ये LMS एक डेडिकेटेड सर्वर पे पड़ा हुआ, बट अब हमें पता नहीं है कि सर्वर पे है या नहीं है। पर बनता क्या है इसका हक कि ये एक अलग सर्वर पे हो, ताकि ये स्मूथली रनिंग करता रहे, सिर्फ एक ही चीज़ वहाँ पे मौजूद हो। क्योंकि हर बंदे ने डिफरेंट टाइमिंग पे डिफरेंट चीज़ों को एक्सेस करना है। कभी इस सर्वर ने एक फाइल को रन करना है, कभी दूसरी को, कभी तीसरी को एग्जीक्यूट करवाना है, और हर बंदे के व्यू के अकॉर्डिंगली उसे शो करवाना है। तो फिर उसके लिए यही होता है कि आपके पास सर्वर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सर ये जो जैसे आपकी ये स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिल्वा होस्ट की ये ली हुई है सर, तो इन्होंने सर्वर लिया हुआ है सर या बस नेम चिप से नहीं नहीं, इन्होंने सर्वर लिया हुआ है, और ये जो है वो WHM है ना, ये उस पे काम कर रहा है।
जो WHM वाला लेवल होता है ना, सेंटर में जो आता है, ये वहां से क्या करते हैं, सबको सी पैनल्स वगैरह जो है बना के प्रोवाइड करते हैं। तो इनके सर ये पास अपना जो है इन्होंने वो है। सर्वर किससे लिया हुआ है? लाइक ये भी नेम शीट वगैरह ये आपको प्रोवाइड करते हैं अगर हम वेब होस्टिंग लेना चाहते हैं, या इस तरह की वो भी सर्विसेज और? प्रोवाइड कर देते हैं, उसके अलावा भी आप ले सकते हो। ठीक है, राइट इनके भी राइट। डेडिकेटेड सर्वर हैं, बट वो तो एक्सपेंसिव हो जाएगा ना थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि वो तो फिर अपने हिसाब से चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसका सिंपल सा हल ये है कि अगर मैं आपको कहूँ ना कि मैं अपना कंप्यूटर 24/7 इंटरनेट से कनेक्ट कर दूं, तो मेरा कंप्यूटर एक सर्वर बन जाएगा। बट चूंकि मैं अपने कंप्यूटर को 24 घंटे और हर टाइम इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता, तो मेरे पास एक डेडिकेटेड ऐसा कंप्यूटर हो। सर्वर बेसिकली कंप्यूटर ही होता है, आसान अल्फाज में ये समझ लें। ठीक है, वो कंप्यूटर 24 घंटे इंटरनेट के साथ लिंक्ड रहता है, वो सर्वर बन जाता है। तो वो जो है आप किसी से भी ले सकते हो, इवन अगर आप खुद अपना सेटअप करना चाहो तो आप लगा सकते हो। जैसे हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में उन्होंने अपने सर्वर जो है वो फिक्स किए हुए हैं, तो वो भी काम जो है करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये ले लेते हैं किसी से भी, या तो वर्चुअली या फिर अगर अपना सेटअप करना हो। तो मैंने उनसे इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं इस बारे में बात की कि भाई आपने कहाँ से लिया हुआ वगैरह, बट ये है कि उन्होंने भी इसी तरह से लिया होगा, और वो WHM वाले लेवल पे काम कर रहे हैं, हम सी पैनल वाले पे काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो फाइल मैनेजर है ना, फाइल मैनेजर के ऊपर आपकी क्या होगी, सारी फाइल्स जो हैं वो प्लेस होंगी। और आपका जो मेन फोल्डर है वो कौन सा है, public_html। अगर आपके पास यहाँ पे एक पूरी डोमेन का नया फोल्डर मिल जाता है ना आपको, उससे भी कोई मजायका नहीं है। public_html के अंदर आपके पास डोमेन्स के फोल्डर हैं, जैसे सैयदहमजा.com, उस्मानकाशिफ.com, बिल्ड इनोवेटिव, तो वो भी ठीक है। प्लस अगर आपके पास इसके अलग से फोल्डर बने होंगे ना, यानी कि इसके एडजेसेंट, इसके साथ बाहर, इसके सिबलिंग्स, तो वो भी आपके पास ठीक है, उससे भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वो भी मौजूद हो सकते हैं। और जो भी आपकी फाइल्स होंगी, जैसे अभी अगर मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करूँ तो वो मेरे पास कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी फाइल। और जो भी आपने एडिटिंग करनी है, डिलीशन करनी है, वो आपने यहाँ पे करनी है, सेम जैसे हमारे HT डॉक्स में होती थी, वैसे ही फाइल यहाँ पे होंगी। सर मींस के अगर यहाँ पे इस सी पैनल के अंदर अगर 3 डोमेन रजिस्टर है, तो हम किसी भी डोमेन के आगे 2083 डाल के हम जब आएंगे तो वो यही वाला सी पैनल ओपन होगा सर? एग्जैक्टली हम इधर ही आ जाएंगे। ठीक है, और 2 से 3 डोमेन्स भी यहाँ पे हो सकती हैं, क्योंकि अब मेरे पास, हमारे पास अगर कुछ मेरी पर्सनल डोमेन्स हैं 3, एक कुछ सर उस्मान है उनकी डोमेन्स हैं, कुछ मेरे भाई हैं उनकी डोमेन है, ऐसे करते कराते हमारे पास ऑलमोस्ट 10 डोमेन्स जो हैं वो हो जाती हैं। ठीक है, एक मेरा दोस्त है न्यूजीलैंड, उसकी भी जो डोमेन है वो भी यहाँ पे पड़ी होती है। इस तरह करके ना हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डोमेन जो है ना वो हो जाती है। अब वो जो सारी डोमेन्स है ना वो एक ही सी पैनल के अंडर मैनेज होती हैं। ठीक है, एक ही सी पैनल के अंडर जो है वो चीज़ क्या हो जाती है, मैनेज हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब क्या आ जाता है जी, हाँ हम क्या बात कर रहे थे जी, फाइल मैनेजर। एक तो आपके पास कोई लोग आपको एक्सेस देते हैं डायरेक्ट सी पैनल की, बट जो लोग प्रोफेशनल होते हैं ना, प्रोफेशनल से मुराद जिन्हें थोड़ा आइडिया होता है, जो अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं, वो आपको एक्सेस देते हैं FTP अकाउंट की। वर्डप्रेस के अंदर आपको FTP वाले देने वाले बड़े कम होते हैं, बट जो कस्टम काम कर रहे होते हैं वो ज़रा ज़्यादा समझदार होते हैं ना, जो कस्टम में काम करवा रहे हैं, तभी तो करवा रहे हैं क्योंकि उनमें अकल है थोड़ी सी, वो चीज़ों को, टेक्निकलिटीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। इसीलिए वो वर्डप्रेस की तरफ नहीं गए, उन्हें पता है वर्डप्रेस भी है, बट वो उस तरफ नहीं गए। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वो आपको FTP अकाउंट की एक्सेस देते हैं। FTP अकाउंट क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का क्या मतलब आ जाता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब फाइल ट्रांसफर नाम से ही पता लग रहा है कि फाइल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है। अगर आपने अपने कंप्यूटर से फाइल अपनी होस्टिंग पे शिफ्ट करवानी है, अपने सर्वर पे लेके जानी है, तो आपको FTP की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे एक नया अकाउंट आ गया, अब आप कहेंगे सर आप तो इतने अकाउंट अकाउंट, हम तो पजल हो जाएंगे। आपको जो वर्डप्रेस लेवल पे काम करता है ना, उसे इन FTP बातों का नहीं पता होता।
उसे आपने कहना सी पैनल दे दो, उसने आपको सी पैनल दे देना, ठीक है, ताकि आप सारी एक्सेस हो। एफटीपी पे सिर्फ आपकी फाइल मैनेजर पे एक्सेस होती है बस, कि आप फाइल वहां से उठा के रखवा सकते हो या वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आपके पास डेटाबेस, ये उसके अलावा ईमेल सर्वर्स, इनकी एक्सेस नहीं होती। तो यहाँ पे इस लेवल पे आपको कोई एफटीपी अकाउंट नहीं देगा, बट दे भी सकता है, बस आपको नाम पता हो ना, तो आप अगले को इनकार ना कर दो। इसलिए मैंने नाम बताया कि अगर कोई एफटीपी कह देता तो आपको नहीं पता, नहीं है क्या चीज़ है। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जो आपको इंस्टॉल करना है, वो होता है फाइलज़िला। देखिए अब ये क्या करता है, ये जो फाइलज़िला है, मैं आपको इसको थोड़ा सा आपने स्टडी कर लेना है। फाइलज़िला को मुश्किल नहीं होता, फाइलज़िला, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्रॉस प्लेटफॉर्म एफटीपी एप्लीकेशन कैसे फाइल क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट्स आर अवेलेबल फॉर विंडोज लिनक्स एंड अवेलेबल फॉर विंडोज ओनली। ओके, ये देखें। अब इसका जो व्यू है ना, वो मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। इस तरह का होता है, आप फाइलज़िला को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेते हो। आपको लॉगिन आपकी साइट डालनी पड़ती है, वेबसाइट, यूज़र नेम, पासवर्ड और पोर्ट डालनी पड़ती है। अब वो जो चीज़ें क्रिएट होती हैं वो होस्टिंग से क्रिएट होती हैं। एफटीपी का जो अकाउंट है वो यहाँ से सी पैनल से क्रिएट होता है, ठीक है। आपने वो 3 चीज़ें डालनी है। उसके बाद ये आपका लोकल होगा और ये आपका जो रिमोट साइट है वो लॉगिन हो जाएगी। लेफ्ट पे आपका कंप्यूटर आ रहा होगा और राइट साइड पे क्या आ रही होगी, आपकी वेबसाइट, आपका सर्वर के साथ कनेक्शन हो जाएगा। यहाँ से आप कोई भी फाइल डाउनलोड करके उसमें एडिटिंग करके दोबारा अपलोड करवा सकते हो, या यहाँ से आप अपने कंप्यूटर से कोई फाइल पकड़ के अगर यहाँ पे डालोगे तो वो डायरेक्ट कहाँ पे चली जाएगी, सर्वर पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ हो जाती है, ये हमारे पास आ जाती है जी FTP, यानी कि फाइलज़िला उसकी एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम उस पर काम करते हैं। और FTP वो बेसिकली प्रोटोकॉल होता है, उसका अकाउंट हमें रिक्वायर्ड होता है जिसकी मदद से हम काम, ये वो FTP अकाउंट्स वगैरह हैं कि अगर आप यहाँ पे भी करना चाहते हो तो FTP के थ्रू आप जो है ये काम भी कर सकते हैं, सर एफटीपी के ठीक थ्रू है। में पब्लिक एचटीएमएल की एक्सेस होगी, उसके अंदर हम एग्जैक्ट, अपने वर्डप्रेस वगैरह हमें भी रखवा सकते हैं। सेम बिल्कुल ठीक है कि हम उसमें वर्डप्रेस भी रखवा सकते हैं। हम उसके अंदर कोई अगर कस्टम हमने बनाई हुई HTML की फाइल या CSS की, वो भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, राइट सर। ठीक है। बाकी यहाँ पे बैकअप्स वगैरह हैं, आपके डिस्क स्टोरेज है कि कितनी आपके पास मौजूद है, कितनी ख़त्म हो गई है, वगैरह वगैरह। अच्छी जो होस्टिंग्स वगैरह होती है ना, वो आपका ऑटो बैकअप करती रहती हैं। जैसे नेम चीप है ना, नेम चीप आपका ऑटो बैकअप करती रहती है, आपको कहना नहीं पड़ता कि भाई बैकअप कर दो, वो ऑटो बैकअप करती रहती है। हाँ, जब उसकी आपकी बैकअप की स्टोरेज फुल हो जाती है, वो आपको कहती है कि हाँ अगर कोई प्रीवियस बैकअप डिलीट करना है तो बताओ, हम डिलीट कर देते हैं। मतलब कल को अगर आप अपनी साइट को रीस्टोर करना चाहते हो तो आप अच्छी होस्टिंग की मदद से, अगर आपकी साइट आप गलती से उड़ा बैठे हो या कुछ भी कर बैठे हो, वो आपको रीस्टोर करने में मदद कर सकते हैं आपके होस्टिंग वाले। आप उनसे कांटेक्ट करो, उन्हें कहो, अगर तो उनके पास उस डेट तक का बैकअप पड़ा हुआ है, वो आपका बैकअप री इंस्टॉल करके आपकी साइट को दोबारा वहीं से वापस लाएंगे जहाँ पे आप छोड़ा था, यानी कि जो भी बैकअप होगा उस वहाँ से वो चीज़ हो जाएगी। पहली चीज़, हमारे पास फाइल्स होती हैं जो कि सारी यहाँ पे पड़ी होती है। उसके बाद मैं आपको करवाना चाहूँगा ये डेटाबेस, क्योंकि ये वो दो चीज़ें हैं जो आपने पहले देखी हुई हैं, आपको पता है, ताकि आपको पता लगे कि जैसे वहाँ पे फोल्डर होते थे वैसे ही यहाँ पे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये लाइव चीज़ें पड़ी हुई हैं और वो पड़ी हुई थी आपके पास अपने कंप्यूटर के अंदर लोकल होस्ट में। ये देखें, PHP माई एडमिन, जैप में भी PHP माई एडमिन होता था ना, यहाँ पे भी PHP माई एडमिन। क्या इसका और उसका व्यू डिफरेंट है जी, हाँ या सर सेम सेम है। है? बिल्कुल सेम है। अब ये जो क्या चीज़ है, ये SQL है। अब ये भी थर्ड पार्टी है, उसकी भी इंटीग्रेशन जो है वो इन्होंने ली हुई है और इसे जो है इस्तेमाल किया। देखें डेटाबेसेस आ गई सारी, SQL मैं क्यूरी रन कर सकता हूँ जो भी मुझे आती है। तो अगर मुझे क्यूरी लैंग्वेज आती है वो वहाँ पे भी वही थी, यहाँ पे भी वही है।
ठीक है, सारा काम जो है वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। अगर मेरी कोई चीज़ होगी तो वो यहाँ पे नज़र आ जाएगी। जो डाटा बेसिस हैं वो मेरे पास यहाँ पे भी नज़र आ रही होती है। मैं यहाँ से अपनी डाटा बेसिस को क्या कर सकता हूँ, डिलीट या मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, डाटा बेसिस के पोर्शन में आएंगे आपको सारी बातें समझ आने लग जाएंगी कि अच्छा डाटा बेस यहाँ पे है, यहाँ से एडिट करना है, यहाँ से डिलीट करना है, जिसकी अक्सर हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रूरत हमें कब पड़ती है, जब हम कोई कस्टम काम करवा रहे हो या हम अपना पासवर्ड अगर वर्डप्रेस का भूल जाते हैं, तो वो तो वैसे हम ईमेल से भी रिकवर कर सकते हैं, प्लस डाटाबेस से भी हम रिकवर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये डाटाबेस है, ये सेम वैसा ही व्यू है, कोई डिफरेंट इसके अंदर नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ईमेल। ईमेल की बात कर लेते हैं। जितनी भी ईमेल्स आपके अकाउंट आप बनाना चाहते हैं वो आपने अक्सर देखे नहीं होते, info@domainname.com या contact@facebook.com, support@yahoo.com वगैरह वगैरह। ठीक है, अक्सर आपने देखे हैं ना वो जिन्हें बिजनेस मेल्स कहा जाता है, support@facebook.com, admin@silvahost.com। ठीक है, उसके अलावा इन्फो इन्फो एट द रेट क्या आ जाता है, info@, एक मिनट से रुकेंगे। जी मुझे बताइएगा, आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। अच्छा, क्या बात कर रहे थे कि ये बिजनेस ईमेल्स होती हैं जैसे info@yahoo.com या जो भी है। ठीक है, अब वो सारा जो है ना वो यहाँ पे हमारे ईमेल अकाउंट्स वगैरह इस पोर्शन में हम मैनेज कर सकते हैं। जो मुझे ईमेल आती हैं, जैसे अगर कोई मेरी वेबसाइट पे आता है और वो मुझे फॉर्म भेजता है, ठीक है, तो मेरा वो जो ईमेल है वो मुझे यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। जो ऑटो रिस्पॉन्डर जनरेट होना है वो भी क्या होना है, वो यहाँ से जनरेट होगा और उस बंदे को वापस क्या चला जाएगा, एक रिस्पॉन्स चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, अपनी ईमेल वगैरह जो है जिस तरह की भी मैं ईमेल चाहता हूँ, ये देखें, यूज़र नेम @batch3.silvahost। अब इसकी डोमेन यही है, तो मैं यहाँ पे इन्फो नहीं लिख सकता, मैं लिख सकता हूँ, मैं एडमिन नहीं लिख सकता, मैं लिख सकता हूँ जैसी डोमेन मुझे बनानी है मैं उस तरह का एक अकाउंट क्रिएट कर दूंगा। देखें उस, अब मुझे अगर एडमिन वाली भी चाहिए, admin@silvahost, info@silvahost,
तो मुझे दोनों चाहिए, तो दोनों के मेरे अलग अलग अकाउंट बनेंगे क्योंकि दोनों पे अलग अलग मेल्स आनी है। ठीक है, तो वो क्या होगा, अब यहाँ पे आप लोगों ने वाकई कंफ्यूज हो जाना है कि सर आप तो अकाउंट पे अकाउंट बनवाते जा रहे हैं, पर ये चीजें ऐसे ही होती हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल अपनी ईमेल अकाउंट मैंने जैसे सपोज क्रिएट करना है, मैं लिख लेता हूँ सपोज इन्फो, उसका पासवर्ड मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं इसे क्या करवा देता हूँ, क्रिएट करवा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से ये देखें, ये जो मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है ना, यहाँ पे मेरे पास देखें मैं उसे मैनेज कर सकता हूँ, उसकी ईमेल चेक कर सकता हूँ। अगर मैं चेक ईमेल्स पे जाता हूँ ना, तो मुझे बता देता है कि जी कितनी कितनी ईमेल जो है वो रिसीव हुई है। इधर मेरे वो अकाउंट बनते जा रहे हैं, इन्फो पे कितनी आई हैं। अब मैं अपनी जो कंप्लेंट्स लेनी है वो मैं कह देता हूँ complaint@yahoo.com या silverhost.com, जो भी डोमेन नेम है आपका। इन्फॉर्मेशन है तो वो इन्फॉर्मेशन पे आ जाए, ताकि मैं हर तरह की मैसेज को अलग अलग से रीड कर सकूं, ताकि मेरे पास अलग अलग ईमेल्स हैं, उनमें अलग अलग तरह से क्या कर सकूं, मैनेज कर सकूं। ठीक है, अब ये देखिए वेब मेल, अब वो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे उस चीज़ को एंटर करके ओपन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिंपल ओपन कर लेता हूँ इस चीज़ को। अब ये देखें, अब ये जो है ना info@batch3, यहाँ पे आप लोग जो भी भेजेंगे वो मुझे यहाँ पे आ जाएगी इनबॉक्स में। यहाँ से मैं ईमेल कंपोज भी कर सकता हूँ, ईमेल रिसीव भी कर सकता हूँ। अब ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, ये है राउंड क्यूब। अब यहाँ पे अगर लिख लें आप राउंड क्यूब, ठीक है, इज अ वेब बेस्ड ईमेल मोस्ट फीचर इज टू प्रिवाइज यूजेज टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये जो राउंड क्यूब है ये एक और अलग सॉफ्टवेयर है, मतलब कि अब देखें आप लोग विंडोज करते हो, क्या ऐसा होता है कि आप विंडो करके उसके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर नहीं करते, या बस विंडो ही चलाते रहते हो, जो भी आए हैं उसके अंदर फीचर बस हो, नहीं कोई नया फीचर करते ही नहीं हो, क्या ऐसा करते हैं आप लोग? नहीं सर, अपग्रेड भी करते हैं और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी करते हैं अगर यूज़ करते हैं तो। बिल्कुल, अब देखें आप जैसे मैं नजमा रईस की एग्जांपल ले लेता हूँ, अब ये एक ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, तो इन्होंने अडोबी के सॉफ्टवेयर भी किए होंगे। क्या अडोबी वाले और विंडो वाले एक ही कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट और अडोबी क्या सेम कंपनी है? नो सर। सेम नहीं है, ठीक है, अलग अलग कंपनीज हैं। अब मेरे इसके अंदर अब देखें व्हाट्सएप किया हुआ है, व्हाट्सएप का ऑनर कोई डिफरेंट है, माइक्रोसॉफ्ट का डिफरेंट है, बट वो मेरे पास एक जगह पे मौजूद है। इसी तरह सी पैनल है, तो सी पैनल के ऊपर भी उसने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की इंटीग्रेशन की हुई है, जो कि पहले से अवेलेबल है। ठीक है, जो कि हमारे पास मौजूद है, जो कि मेलिंग को मैनेज कर रहा है, एक इस चीज़ को कुछ। तो यहाँ पे आके मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी ईमेल्स मैनेज कर सकता हूँ, देख सकता हूँ जो भी मेल मुझे भेजेंगे मुझे यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ से किसी चीज़ को कंपोज करता हूँ, ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर लेता हूँ, एक अगर आपको क्विक दिखा दूँ, तो मैं यहाँ पे अगर कोई भी टेम्परेरी मेल ले लेता हूँ जिससे मैं एक ईमेल सेंड करवा सकूँ। तो इसके लिए आप इसके अंदर ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हो, आप ग्रेडियंट फिल कर लो, ठीक है, आप ग्रेडियंट लो और बल्कि उसके लिए आपको पहले इस आइटम्स को, ठीक है, मैं इसे सेंड कर, ठीक है, अब क्या हो चुकी है, ये चीज़ सेंड हो चुकी है। मैं देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे रिसीव हुई है, क्या मुझे यहाँ पे मेल रिसीव हुई है info@batch3.silva.com। तो बिल्कुल मुझे यहाँ पे ये देखें कि मेल रिसीव हो चुकी है। तो ये बिल्कुल रनिंग है, देखें आप ऐसे ही समझ लें कि एक जीमेल वाला सिस्टम इंस्टॉल्ड हुआ वो इसके अंदर पूरा, जैसे वो मैनेज कर रही है वैसे ये भी मैनेज कर रहा है ईमेल सर्वर। अब देखें व्हाट्सएप एक है,
व्हाट्सएप से मिलते जुलते एप्लीकेशन भी तो हैं, तो उनका सोर्स कोड भी तो सेम है, यानी कि अब और भी तो लोग मैसेज भिजवा सकते हैं ना, वॉइस नोट भेज रहे हैं आप, टेलीग्राम पे आपके वॉइस नोट जा रहे हैं, मैसेज जा रहे हैं, तो क्या सिर्फ ये फंक्शनैलिटी उन्हीं के अंदर चली गई? नहीं, जो भी उससे अगर कोडिंग जिसे आती है, जो लिख सकता है, तो वो फंक्शनैलिटी बना सकता है। वो अलग बात है कि चीज़ें ज़्यादा जब कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं तो फिर ज़्यादा लोग उसे एग्जीक्यूट नहीं करते, सिक्योरिटी ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि आपको बेहतर करना पड़ता है। इसी तरह जीमेल पे भी जो काम हो सकता है वो कोई और भी तो करवा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेल भिजवाना जीमेल का ही काम है और किसी को आता ही नहीं। जो भी आपके मेल ईमेल का पोर्शन है ना, ईमेल का डिपार्टमेंट है, वो कहाँ से मैनेज हो रहा है जी? सिंपल यहाँ से मैनेज हो रहा है। किधर है हमारी ईमेल? ये ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसे एक दफ़ा से देख लेना है। मेजर जो चीज़ होती है वो हमारी ईमेल अकाउंट्स है, ईमेल की क्रिएशन है, सारा कुछ, ईमेल लिस्ट, ईमेल फिल्टर्स वगैरह, इन सब को आप लोगों ने एक दफ़ा जो है वो यहाँ से क्या आना है, यहाँ पे आके ईमेल लिखना है, ठीक है। और यहाँ से आके इन पॉइंट्स को एक दफ़ा थोड़ी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इन्होंने साथ दी हुई है, ये देखें, लेट्स यू ऐड मैंने दिस इंटरफेस दिस दिस दिस, इसे एक दफ़ा पढ़ लेना है, छोटी छोटी सी डिस्क्रिप्शन से आपको समझ आ जाएगी। सर क्या अगर किसी वेबसाइट की ईमेल्स को अगर हमने मैनेज करना है तो हमें सी पैनल पे ही आना पड़ेगा, या सर वेबसाइट पे रहते हुए भी हम ये काम कर सकते हैं? नहीं, अगर हमें वेब उसकी मैनेज करना है तो हमें सी पैनल पे ही आना पड़ेगा। वैसे हम इस पे रीडायरेक्शंस वगैरह अप्लाई करवा सकते हैं। रीडायरेक्शन से मुराद क्या है कि हम अपनी बिजनेस ईमेल की जो मेल्स हैं वो जीमेल पे भी रिसीव कर सकते हैं। ये आप लोगों ने थोड़ा सा रिसर्च करके आनी है और मुझे बताना है कि ये कैसे होगा काम। बट ये काम हो जाता है कि हमारे जो बिजनेस ईमेल है, जैसे अब ये info@this.com जो भी मेरा डोमेन है, बिजनेस ईमेल है, ठीक है। तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी ईमेल्स को रीडायरेक्ट करके अपनी जीमेल वगैरह पे भी रिसीव करवाया जा सकता है। तो अक्सर लोग वो करवा लेते हैं, नहीं तो आपको यहीं पे आके फिर मैनेज करना पड़ता है। अगर आप नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है सर जी। ये मैंने हमारे से मुराद सर ये है कि यहाँ पे ईमेल क्रिएट हो गया सर, एक दफ़ा आपने यहाँ पे कर दिया, उसके बाद सर वो अगर पढ़ना चाहता है ईमेल, या क्लाइंट अगर पढ़ना चाहता है और जवाब देना चाहता है, तो उसको यहीं पे आना पड़ेगा सर, जी, यहीं पे आना पड़ेगा। या फिर वो वही बात बता रीडायरेक्शन रहा जैसे आप बता रहे हूँ जी, या तो रीडायरेक्शन या फिर यहीं पे आना पड़ेगा। वेबसाइट पे एज सच जो है ना वो शो नहीं होती ईमेल आपकी। हैं? नॉर्मली जैसे आप बता रहे हैं कि जो क्लाइंट होता है उसको सी पैनल का इतना आइडिया नहीं होता, तो फिर हम उसको रीडायरेक्ट करवा के दे देते हैं। हम क्या करते हैं, हमने सिर्फ उसे सेटअप करके यहीं से समझा देना होता है कि आप यहाँ यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। जो क्लाइंट होता है ना उसे इस बात का भी आइडिया नहीं होता कि मेल आनी भी है, मेल जानी भी है, या क्या होना है। अगर तो वो वेबसाइट का क्लाइंट आया ना तो यूजली वो आपको इतने अंदर के चक्कर में नहीं डालेगा। बट अगर आप काम ही इस तरह का कर रहे हो ना, फॉर्म वगैरह वाली गिग बनाते हो, फॉर्म, उस पे आपको इस तरह के काम लोग कह सकते हैं कि भाई हमें सेटअप करके दो, हमारा मेलिंग सेटअप करके दो, हमें वो यहाँ पे मेल आए, वहाँ पे आए, वो आपको जो है काम करवा सकते हैं। बट ये है कि राइट। उन्हें रीड करने के लिए आप बता सकते हो कि आप यहाँ आओ और यहाँ से आप रीड करो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है डोमेन्स का पोर्शन। ये पोर्शन ज़रा हमारे लिए सूटेबल भी होता है और हमें यूज़ भी थोड़ा सा करना पड़ता है। डोमेन, अब डोमेन्स में क्या आ जाता है, आप कोई भी डोमेन वगैरह यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, सब डोमेन क्रिएट कर सकते हो। बट ये डिपेंड करता है आपके होस्टिंग प्लान के ऊपर कि आपके होस्टिंग प्लान आपको सब डोमेन्स कितनी बनाने की इजाज़त देती है। अब ये वो पॉइंट है जिसकी अक्सर आपको ज़रूरत पड़ जाएगी कि भाई एक डोमेन गोडैडी पे ख़रीदी गई। डोमेन, एक लफ्ज़ मैं आपको बताता हूँ, ये लफ्ज़ याद रखना है। डोमेन जो है ना वो हमेशा हमेशा रजिस्टर करवाई जाती है, ठीक है। और जो होस्टिंग है वो रेंट की जाती है। डोमेन रजिस्टर्ड होती है, होस्टिंग रेंट होती है। जब तक आप इनके पैसे देते रहते हो ये आपकी रहती हैं। जिस दिन आपने इनके पैसे नहीं दिए ये किसी और की मलकियत हो जाती है, कोई इसे ले लेता है। अगर होस्टिंग नहीं लेते तो आपकी वो प्लान आपसे एक्सपायर कर देते हैं आपकी, बस कहते हैं कि ठीक है ख़त्म। और अगर आप डोमेन के पेमेंट नहीं करते तो डोमेन क्या हो जाती है, एक्सपायर। फिर आपकी डोमेन मैं ख़रीद सकता हूँ, ख़रीदने से मुराद रजिस्टर करवा सकता हूँ। फिर वो जब तक मैं रजिस्टर्ड रखूँगा वो मेरे पे ही रहेगी। जिस दिन मैंने उसकी, जिस साल मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, उसे कोई भी आप में से ख़रीद सकता है। अब जो डोमेन है ना, आपने एक डोमेन ले ली,
GoDaddy से, अब रखवाना है उससे सिल्वा होस्ट पे, डोमेन रजिस्टर करवाइए GoDaddy पे रखवाना है। यहाँ पे क्रिएट अ डोमेन करो और यहाँ पे उस, अभी ये तो मुझे इजाज़त नहीं देगा, बट हम क्या करेंगे, हम एक डोमेन क्रिएट करवा लेंगे उसी तरह से जैसे ईमेल क्रिएट करवाया वैसे ही, कि www.sayyedhamzatahir.com, ठीक है, sayyedhamzatahir.com मैंने करवा लिया। अब वो डोमेन मुझे यहाँ पे नज़र तो आ रही है, यानी कि क्रिएट हो चुकी है, बट वो एक्चुअली पार्क नहीं हुई। इस स्टेप को कहते हैं पार करवाना, कि किसी और की डोमेन आपने यहाँ पे लाके पार करवा दी। फिर सिर्फ आपको क्या काम करना पड़ेगा, ये बात नोट कर लें, याद रख लें, कि आपको सिल्वा होस्ट के नेम सर्वर कॉपी करके GoDaddy के अकाउंट पे जाना है। GoDaddy पे जहाँ पे आपकी डोमेन पड़ी होगी, वहाँ के जो नेम सर्वर्स हैं वो अपडेट कर देने हैं, ठीक है। आपने क्या कर लेना है, आपने क्या करना है कि जी डोमेन क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद आपने अपने होस्टिंग प्रो, मैं आपको ये डायग्राम से समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ GoDaddy, और नेमचीप। अब ये दोनों जो है ना, ये अलग अलग कंपनीज है। अब जो डोमेन है ना वो आपने यहाँ पे ले ली, और होस्टिंग, वैसे तो अगर आप होस्टिंग प्लान लेते हो ना नेमचीप का, तो आपको डोमेन फ्री में दे देते हैं, वो कहते हैं ये लो एक डोमेन फ्री। बट अगर आप उन्हें एक डोमेन के बाद आपको दूसरी डोमेन की जरूरत पड़ गई, या क्लाइंट के लिए काम करना पड़ गया, आपको ऐसा काम करना पड़ेगा, ये काम आएगा आपके साथ ज्यादा, इसीलिए आपको ये बात बता रहा हूँ। तो डोमेन आपने ले ली सपोज XYZ, आप अपने होस्टिंग पे, आप अपने कहाँ पे आए, cPanel पे। आपने क्या किया जी, cPanel के ऊपर डोमेन ऐड करवा दी, खुद ही क्रिएट करके, यहाँ से जैसे क्रिएट होती है ना, यहाँ से डोमेन ऐड करवा दी। रजिस्टर वो वहाँ पे हुई हुई है, बस आपने उसका नाम लिखा जो भी था उसे ऐड। जैसे ही आप उसे ऐड करोगे ना, आपको ये नेम चीप एक वार्निंग शो करवा देगा। वार्निंग इस तरह की कि भाई ये जो डोमेन आप ऐड कर रहे हो ना, ये किसी और रजिस्ट्रार के साथ पड़ी हुई है। अगर आपको इसे ठीक करवाना है तो आपको इसके नेम सर्वर्स अपडेट करने पड़ेंगे। हम कहते हैं ठीक है, हम अपने अभी नेम सर्वर अपडेट कर देते हैं, क्योंकि वो हमारी डोमेन है। अगर किसी और की डोमेन है तो वो आप यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आप उसके नेम सर्वर चेंज नहीं कर सकते। अब वो कहता है ठीक है जी, नेम सर्वर चेंज कर देते हैं, ठीक है। नेम सर्वर्स की वजह से बेसिकली क्या हो जाता है, उसकी पार्किंग हो जाती है और उसकी रीडायरेक्शन हो जाती है, पता लगता है कि ये चीज़ यहाँ पे स्टोर्ड है, ठीक है। आप क्या गए, आपने अपने GoDaddy का अकाउंट पे ओपन किया, आपकी डोमेन थी, उसकी सेटिंग्स में गए, मैनेज DNS होगा, एक बटन होता है मैनेज DNS, डोमेन नेम सर्वर आ रहा होता है, या नेम सर्वर आ रहा होगा, या डोमेन नेम सर्वर जो भी आ रहा है वो आ रहा होगा, कि डोमेन नेम का सर्वर कौन है। हर किसी के सर्वर का वो एक की होती है, वो हर किसी की अलग अलग होती है। वो किस तरह से होती है मैं आपको थोड़ा सा उसका आइडिया दे देता हूँ, या मैं गूगल पे अगर लिखूँ, ये देखिए, नेम सर्वर्स फॉर नेम चीप, नेम सर्वर्स फॉर दिस, नेम सर्वर फॉर दिस, ठीक है। अब ये नेम सर्वर एक डिफरेंट चीज़ है, ये हमारे पास इस पे आपको आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें, मुझे सारा समझा रहा है कि अगर नेम चीप पे करना है, इस तरह से मैनेज पे आओ, यहाँ पे आओ, ऐड न्यू रिकॉर्ड, यहाँ पे नेम सर्वर्स के ऐड करो और ख़त्म, ठीक है। अच्छा, अब नेम सर्वर्स अक्सर ऐसे होंगे जैसे 2034.namecheap.com, क्या होंगे ऐसे 2024, कोई भी कोड होगा पहले ABC कुछ इस तरह से .namecheap.com, दिस दो नेम सर्वर्स होते हैं यूजली। उन्हें आपने क्या करना है, आपने जाके GoDaddy के अंदर वो नेम चीप वाले प्लेस कर देने। जैसे ही आप प्लेस करोगे, थोड़ी सी देर के अंदर वो डोमेन आपकी यहाँ पे पॉइंट हो जाएगी। अब उसकी जो फाइल्स होंगी वो आपने फिर यहाँ पे रखवानी है। डोमेन रजिस्ट्रार ये होगा, बट होस्टिंग वो नेम चीप की यूज़ कर रहा होगा और आप ले लोगे।
अगर तो आप सेम बंदे से ही डोमेन भी लेते हो और होस्टिंग भी लेते हो जैसे नेम चीप से, फिर इस तरह का इशू नहीं आता क्योंकि उसके नेम सर्वर्स वगैरह सारा कुछ पहले से ही सेटल्ड होता है। ठीक है, बट अगर आप उसी से लो और फिर भी कोई मसला आ रहा है, देखें डोमेन भी इसी से ली इससे और आपको समझ नहीं आ रही, या अगर आपको ये काम करवाने की भी सही तरह समझ नहीं आ रही, वैसे तो आप जब ये एक दफ़ा करवा लोगे ना, इंटरनेट के ऊपर वीडियोस पड़ी हुई हैं कि कैसे करवाना है, आप आसानी से करवा सकते हो, आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, आपको नहीं समझ आ रही, एक दफ़ा आपने सपोर्ट से बात करके काम करवा लिया, अगली दफ़ा आप ये काम खुद करवाने लग जाओ, क्योंकि इतना मुश्किल काम नहीं है कि आपको हर दफ़ा भूल जाए। बस ये होता है कि हर होस्टिंग प्रोवाइडर का या डोमेन प्रोवाइडर का जो भी है, गोडैडी है, नेमचीप है, ये जो प्रोवाइडर्स हैं, इनके डैशबोर्ड का जो एरिया होता है ना वो अलग अलग होता है, यानी कि इनकी रिप्रेजेंटेशन इंटरफेस अलग अलग होता है, तो हमें थोड़ा सा ढूंढना पड़ जाती हैं चीज़ें, पर ऐसा कोई फ़र्क नहीं होता कि मुश्किल हो जाए। ये काम करवाने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप अपने एड ऑन्स कर सकते हो, सब डोमेन ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप लोग देखते थे कि evening.buildinnovative.com, अब मेरी डोमेन थी बिल्ड इनोवेटिव, मैंने उसका एक सब डोमेन यहाँ से क्रिएट कर लिया। ये देखें डॉक्यूमेंट रूट पब्लिक अंडरस्कोर के आगे, मतलब कि ये जो नई सब डोमेन क्रिएट करूंगा ये पब्लिक अंडरस्कोर HTML के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो पब्लिक अंडरस्कोर HTML वैसे भी मेरी रूट डायरेक्टरी है, मुझे उसमें अगर चली भी जाती है तो ठीक है। ये चीज़ डोमेन में सिर्फ मेजर आपका काम डोमेन के साथ रहेगा, फर्दर इसकी जो रीडायरेक्ट्स वगैरह होते हैं इसे आप लोगों ने एक दफ़ा क्या कर लेना, रीड आउट कर लेना, ठीक है। मैट्रिक्स से हमारा ऐसा काम नहीं होता कि विजिटर एरर्स वगैरह बैंडविड्थ वगैरह क्या है, वो तो जो क्लाइंट ने जिस तरह का प्लान लिया होगा उसी तरह का जो है हमारे पास चीज़ें जो है वो चलती जाएगी, ठीक है। इसको भी एक दफ़ा आप लोगों ने जो जो पॉइंट्स तो चले मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए, वो तो आपने करने ही करने हैं ना, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो आपने स्किप नहीं कर देने, वो आपने इधर सी पैनल से आके ना एक दफ़ा रीड कर लेना ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। सिक्योरिटी के अंदर SSL वगैरह आ जाता है। अब ये SSL क्या होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। फाइवर पे चले जाते हैं, ये देखिए SSL फ्री SSL $5 में SSL क्या करता है, ये HTTP के आगे HTTP को S करवा देता है, ये होता है हमारा SSL, ठीक है। HTTP की जगह HTTP को S करवा देना SSL कहलाता है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है ना वो होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। क्या होती है फुल फॉर्म SSL की? सिक्योर सॉकेट लेयर। मतलब कि आपका जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है पहले वो हो रहा था ओपन, इसी तरह से है जैसे आप किसी ऐसे एरिया में चले जाते हो जो कि हाई अलर्ट पे है, जैसे बलूचिस्तान वाला एरिया है, ठीक है। आप वहाँ पे सिंपल चले जाते हो, मतलब कि आप एज अ HTTP ट्रांसफ़र कर रहे हो। बट अगर आपके पास 4 गार्ड है और आप जा रहे हो तो क्या होगा, आप HTTPS पे ट्रांसफ़र कर रहे हो, उस पर यह होगा कि आपकी सिक्योरिटी इन्हेंस हो जाएगी, आपकी इंक्रिप्शन वगैरह जो है चीज़ों पे अप्लाई हो जाएगी ताकि डाटा जो है हैकर्स वगैरह चोरी ना करें। वो होता है SSL, और फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं लोग, और लगाना कोई मुश्किल नहीं होता। अगर आपको नहीं लगाना आता ना, इसका इतना आसान हल है, आप इसकी गिग बना लो SSL की, क्लाइंट आएंगे तो उन्होंने होस्टिंग ली होगी, आप उनके होस्टिंग के सपोर्ट को मैसेज करो कि SSL लगा दो, वो खुद ही लगा देंगे, आप पैसे ले लेना, ठीक है। अगर आपको नहीं भी आता, आपने उसकी सपोर्ट को कहना है कि भाई मुझे इस डोमेन पे SSL चाहिए, वो कहते हैं अभी लगा देते हैं, वो लगा के देंगे और आपको पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। आप उसे $5 लोगे और आपने सिर्फ क्या किया, सिर्फ सपोर्ट से बात की और SSL लगवा लिया। अगर आपको SSL खुद भी लगाना पड़ जाता है तो आपके पास फ्री SSL प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको एक दफ़ा नाम बताया था क्लाउड फ्लेयर, बट आपने शायद उस पर इतनी रिसर्च नहीं की, मैंने आपको कहा था उस पर रिसर्च भी करनी है। ये देखें क्लाउड फ्लेयर फ्री SSL TLS। अब TLS का क्या मतलब होता है, SSL का तो मैंने आपको बता दिया, TLS का होता है जी ट्रांसफ़र लेयर सिक्योरिटी, आई गेस, हाँ जी सॉरी, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है। SSL का होगा सिक्योर सॉकेट लेयर
और TLS का होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। भाई स्टैंडर्ड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है ना, जिसकी मदद से आपकी चीज़ जो है वो अच्छी रहती है। और अगर आपके पास SSL नहीं है तो लोग आपकी वेबसाइट पे यकीन भी नहीं करेंगे कि ये ऑथेंटिक है। उससे ज़रा यकीन होता है कि भाई ये ऑथेंटिक कोई चीज़ है, कोई ऑथेंटिक वेबसाइट है। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। आपने ये भी देखना है कि अगर मुझे फ्री में SSL चाहिए, होस्टिंग वाले प्रोवाइड नहीं करते, तो मैं क्लाउडफ्लेयर से कैसे फ्री SSL लगा सकता हूँ। किसी को क्लाउडफ्लेयर से लगा दें, अगर किसी ने परचेज कर लिया उसे परचेज वाला लगा के और आपने ये दे देना है। और इस पे ये देखें गिग्स कितनी ज़्यादा है। अब $5 का काम ये दुनिया जब दे रही है, मतलब कि वो काम कितना एक होगा। देखिए 2 ऑर्डर इसे इन क्यू में और एक ही पैकेज है इसका। ठीक है, एक ही पैकेज है $5 के अंदर, और ये 209 ऑर्डर इसने कंप्लीट किया। ये होता है एक छोटी सी डोमेन को पकड़ना। 209 ऑर्डर टोटल उसने प्रोफाइल पे 238 किए हुए, 228 किए हुए, और 209 तो यहाँ पे हैं, यानी कि सिर्फ उसने 20 ऑर्डर कोई और किए होंगे किसी और गिग के ऊपर, बाकियों के ऊपर 11 और 5 16 ऑर्डर कोई और है। सॉरी 11 5 16 हो गया, और 3 19। बाकी 209 एक माइक्रो नीश ने उसे दे दिया, जो कि एक छोटा सा काम है। इसीलिए आपको कहता हूँ कि इन माइक्रो निशेज में जाएं, और इसके ऊपर क्लाउडफ्लेयर के फ्री SSL के ऊपर उनके साथ थोड़ा सा जो है ना आपने देखना है कि चीज़ें कैसे परफॉर्म होती हैं। ठीक है, और फिर आप 5-10 मिनट का ये काम होता है, SSL लग जाता है। होस्टिंग पे आओ, cPanel पे SSL लगा लो, या उनके सपोर्ट से बात करो। बॉटम पे यहाँ पे अक्सर होस्टिंग वालों का ना सपोर्ट आ रहा होता है कि कॉन्टेक्ट आर सपोर्ट। उन्हें मैसेज करो कि भाई SSL इस डोमेन पे चाहिए। वो कह देंगे कि ये हमारी सर्विस में इंक्लूडेड है, फ्री वाला हम लगा रहे हैं। या अक्सर क्या होता है, आप डोमेन ऐड करते हो ना, ऑटोमेटिकली SSL लगने लग जाता है। ठीक है, ये डोमेन का पोर्शन था ना यहाँ पे, आप जैसे ही डोमेन ऐड कर देते हो ना, यहाँ पे ऐड होती है, ऑटो SSL लगने लग जाता है, अगर तो वो आपके पैकेज में इंक्लूडेड है। अगर पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है तो फिर वो नहीं लगाते, फिर आपको कोई फ्री वाला भी यूज़ कर लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है हमारे सॉफ्टवेयर, जो कि हम यहाँ पे फर्दर इंस्टॉल करवा सकते हैं। वर्डप्रेस करवा लें, जो भी करवा लें, इसमें हमारा जो काम होता है वो होता है वर्डप्रेस से। ठीक है, अच्छा जी, हमारा काम किससे होता है? हमारा काम होता है जी वर्डप्रेस से। ठीक, कि अब हमें तो ज़रूरत वर्डप्रेस की, अब हमने इसकी सर्विस देनी है, तो इसे इंस्टॉल क्या करेंगे? देखिए यहाँ से कर लें या यहाँ से कर लें, दोनों पे एक ही बात है, दोनों वर्डप्रेस को ही इंस्टॉल करवा के देते हैं। सपोज मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए वो कहता है वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। यहाँ पे ये पूरी ऐप गैलरी है, जैसे ऐप स्टोर होता है ना, ये सॉफ्ट इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे कभी भी नहीं सही तरह से याद होती, सॉफ्टैक्युलस जो है ना, ये हमारे पास ऐप स्टोर है एक तरह का। यहाँ से आपने जिस तरह का सिस्टम अपने होस्टिंग के ऊपर करना है सारा कुछ कर सकते हो। ई कॉमर्स के लिए आपके पास जो डिफरेंट CMS हैं, जैसे बिग कॉमर्स, ओपन कार्ट वगैरह, वो कर लो, प्रेस्टा शॉप कर लो, डिफरेंट डिफरेंट CMS या पोर्टल, ये देखिए जुमला कर लें, ये सारे आ रहे हैं, ड्रूपल कर लें, जो करना है। हमने करनी है वर्डप्रेस, वर्डप्रेस को पे हमने उसका बटन ही मिल जाता है, क्योंकि पॉपुलर है ना, तो सामने ही आ जाता है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें, वो कहता है वो कहता है कहाँ इंस्टॉल करवानी है, HTTPS। मैं कहता हूँ ठीक है। यहाँ से जैसे ही आपका जो जिस तरह का अगर SSL अप्लाइड है, तो आपने वो उसके अकॉर्डिंगली चीज़ चूज़ कर लेनी है। ठीक है, बट अगर आप बाद में भी SSL लगाते हो तो ये नहीं होगा कि HTTPS की वजह से लोकेशन बदल जाए, उससे लोकेशन चेंज नहीं होगी, आपकी चीज़ें स्मूथली वर्क करती रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे आपने डोमेन, अगर आपने किसी सब डायरेक्टरी में करवानी है तो करवा लो। मैं कहता हूँ सब डायरेक्टरी पे नहीं, इस मेन डोमेन के ऊपर ही वर्डप्रेस आनी चाहिए। इसे ऐसे कर लें। उसके बाद साइट का नाम, ये चीज़ें आपको पता है, ये हम बाद में भी बदल सकते हैं। एडमिन पासवर्ड, ये भी आप क्या कर सकते हो, admin@पासवर्ड बाद में भी बदल सकते हो सकता है ये मुझे एरर दे दे, क्योंकि ये 80% तक नहीं है, तो वो कहेगा ज़रा स्ट्रॉन्ग करो पासवर्ड। ठीक है, लैंग्वेज चूज़ करें, लॉगिन, ये यहाँ से वो कहता है थीम, मुझे अब पता है ये सारी चीज़ें मैं बाद में चूज़ कर सकता हूँ, मैं नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ।
वो कहते हैं दिस मैजिक 3 to 4 minutes प्लीज डू नॉट लीव। इतनी सी देर में वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाती है। यहाँ पे कोई डेटाबेस नहीं बनानी पड़ी, कोई कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ नाम लिखा, क्लिक किया और मेरी वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो गई। ये देखिए batch3.silvers। अक्सर हमें यही करना होगा कि आए हैं और सारा कुछ हो। ये देखें batch3.silvahost.com मेरे पास इंस्टॉल्ड हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया जी, इधर तक मेरा इतना जो काम है वो क्या हो चुका है, वो रेडी हो चुका है। और इसी काम की मुझे ज़रूरत थी कि मेरी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए। अब वर्डप्रेस होगी, अब मैंने सी पैनल से लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं थीम लगाऊंगा, ये लगाऊंगा, वो लगाऊंगा, सारा। ठीक है, बट अगर मैं फाइल्स में चला जाता हूँ कि भाई मेरी फाइल्स में क्या अपडेट है, ये देखिए, क्या अभी तक ये पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल के अंदर ये फाइल्स पड़ी हुई थी? नहीं सर, पहले नहीं। पहले नहीं थी, बट जैसे ही मैंने इंस्टॉलेशन किया, कोई मैनुअल डाउनलोडिंग नहीं की, wordpress.org पे नहीं गया, ना मैंने वहाँ से फाइल डाउनलोड की, ना मैंने डाटाबेस खुद क्रिएट की, ना मैंने वो रूट वाला ढूंढा, ना मैंने उनकी लिंकिंग करवाई। सर मैंने क्लिक्स किए हैं 3, सारा काम उसने खुद ही करवाया और ऑटोमेटिकली हो गया। होस्टिंग पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना तो क्लिक का काम है, देखिए 2 मिनट भी नहीं लगे। वो तो मैनुअल था ना, क्योंकि हमारे पास होस्टिंग की पेमेंट नहीं थी कि हम होस्टिंग ले सकते, इसीलिए फिर हमें वो मैनुअल प्रोसेस फॉलो करना पड़ा था। बट ये क्या प्रोसेस था, ये हमारे पास ऑटो एक तरह का प्रोसेस था और उसकी मदद से मैंने कर लिया। अब मुझे कोई कहता है ना सर जी, वर्डप्रेस आपने इंस्टॉल कर लिया, अब इस पर भी सर सेटिंग में जाए तो वहाँ पे भी सर ईमेल आ रही होती है, एडमिन का ईमेल आ रहा होता है उसमें। और सर अच्छा ये जो ईमेल है इसमें, जी क्या कहना चाह रहे थे आप जी कि सर, यहाँ पे सर यहाँ सेटिंग में जाए ना अगर हम सर। एक ये वाली आप बात कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, अब ये देखें, ये यहाँ पे जो ईमेल है ना, एक ऑटोमेटिकली आ जाता है एडमिन वाला। इसे मैनेज करने के लिए आपको ये ईमेल वहाँ पे साथ क्रिएट भी कर लें, अगर नहीं भी क्रिएट होता ये वर्क सही करता है, यानी कि ये यहाँ पे ठीक तरह से रहेगा। बट अगर आप इस पे मेल्स वगैरह रिसीव करना चाहते हो, इसे एक्चुअल में यूज़ करना चाहते हो, तो फिर आपको वो वहाँ पे जाके क्रिएट भी कर लेना है, ताकि आप मेल्स वगैरह भी रिसीव कर सको वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि राइट सर, क्रिएट मतलब नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, सही है। होता। हाँ, क्रिएट साथ ही कर लें। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये चीज़ स्मूथली जो है वो रनिंग रहेगी। और इसके अंदर हमें जो यूजली स्क्रिप्ट इंस्टॉल करनी पड़ेगी वो हमें वर्डप्रेस है। बाकी कोई आपको जुमला नहीं कहेगा आके इंस्टॉल करके दो, क्यों? क्योंकि आपने जुमला पे गिग नहीं डाली हुई। इतना सा ये काम है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, और इसके ऊपर भी गिग्स है। ठीक है, अच्छा, अक्सर लोग आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस थीम एंड सेटअप डेमो। ये देखें, अब इसने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि भाई थीम जो है ना और डेमो सेटअप करूंगा बस। उसके अलावा अक्सर लोग कहते हैं कि आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस एलिमेंटर एंड एस्ट्रा थीम। आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस, उसके साथ साथ क्या कह देते हैं जी कि मैं आपका थीम साथ साथ एडिट कर दूंगा, ये कर दूंगा, बात करता हूँ। इंस्टॉल वर्डप्रेस, आई विल इंस्टॉल कस्टमाइज, इंस्टॉल इनक्यूब, इंस्टॉल। ये सारे क्या हैं, ये इसी तरह की तरह दे रहे हैं कि भाई वर्डप्रेस भी कर देंगे, थीम इंस्टॉल कर देंगे और प्लगइन भी इंस्टॉल करके थोड़ा सा कस्टमाइजेशन भी कर देंगे। ठीक है, तो ये करना कौन सा मुश्किल है, बस हमें यही नहीं ना पता था कि सी पैनल से कैसे होता है। आगे का सारा काम तो मुझे पता है, थीम लगानी तो मुझे आती है ना, थीम इंस्टॉलेशन करना जी जी आती है या नहीं? जी सर आती है। ठीक है, प्लग इंस्टॉलेशन करना आता है, कस्टमाइजेशन करना आता है, वो सारी बातें जो है वो मुझे आती हैं। नहीं आती थी तो मुझे बस सी पैनल की मदद से वर्डप्रेस नहीं करना आती थी, और मुझे आज वो भी आ गया। सिंपल, मैंने एक काम करना है कि जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, अगर उसकी वेबसाइट पे वर्डप्रेस नहीं है, मैंने उससे सी पैनल के लॉगिन डिटेल मांग लेने हैं, सी पैनल उसका लॉगिन करना है, वहाँ पे सारी चीज़ों को स्किप करते करते नीचे आ जाना है। यहाँ से आप कर लें या ऊपर वाले से कर लें, दोनों से एक ही बात है, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वर्डप्रेस पे क्लिक करना है, इंस्टॉलेशन करनी है, इंस्टॉल करना है, दैट्स इट। उसके बाद मैंने सी पैनल को खोलना भी नहीं है, बस मैंने देखना भी नहीं है इसे।
क्यों? क्योंकि अब मेरी वर्डप्रेस हो गई, अब मेरा सारा काम यहाँ से शुरू हो जाएगा और यहाँ से मैं अपना सारा काम परफॉर्म करता रहूँगा। ठीक है, अब ये हमारे पास टोटल सी पैनल था। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिर्फ लोगों को ना लॉग इन करने में मसला आ जाता है कि भाई हम किधर जाएं। जैसे नजमा का पॉइंट था, बिल्कुल ठीक था कि भाई हम कहाँ से ओपन करें, पार्क कहाँ पे हो, डोमेन कहाँ पे है, होस्टिंग कहाँ पे है, पार्किंग कैसे होनी है। ठीक है, इसका एक अकाउंट तो ये है, दूसरा अकाउंट ये है, और ये दोनों होस्टिंग साइड वाले हैं। डोमेन का एक तीसरा अकाउंट है। वो फिर कन्फ्यूजन थोड़ी सी क्रिएट हो जाती है, बट एज सच अगर हम एक दफ़ा कर लेंगे उसके बाद हमें मसला नहीं आएगा। ठीक है, और यूजुअली जो हमारे पास क्लाइंट्स ने आना है उन्होंने वर्डप्रेस इंस्टॉल की होती है। ठीक है, उन्होंने क्या की होती है, वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल की होती है। अगर किसी ने नहीं की होगी तो हमें पता लग गया कि हमने कैसे वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल करवा लेनी। ठीक है जी, मुझे बताएं चीज़ें क्लियर हो गई हैं सी पैनल के अंदर, ईमेल वगैरह और डैशबोर्ड, सॉरी डेटाबेस और ये सारा कुछ। यस सर। जी सर। ये सर काफी हद तक क्लियर जी है, बट इस लेक्चर को 2 से 3 बार सुनना पड़ेगा तब ये प्रॉपर से क्लियर होगा। जी, लाजमी एक दफ़ा दोबारा देखिएगा दोबारा एक दफ़ा इसे सुनिएगा तो फिर इंशाल्लाह ये जो चीज़ें हैं ना वो क्लियर हो जाएंगी आप सबको। थोड़ा मुझे भी पता है कि कंफ्यूजिंग है ये, बट एक दो दफ़ा आप करेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। प्लस आप जब किसी का सी पैनल अब आ जाएगा, सर पे पड़ जाएगी, किसी का करना ही पड़ेगा, तो फिर भी हमारी चीज़ें जो है वो मैनेज हो जाएंगी, हम कर ही लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैं लेक्चर जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। सर काइंडली वो पेमेंट वाला